बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बातें हो रही थी ख्वाजा साहब से, लेकिन एक और मेहमान भी स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। अमानुल्लाह पराचा साहब, जो कि चेयरमैन फिशरी पाक मुस्लिम अलायंस। ये दोनों इदारों का नाम कुछ डिफरेंस है, एक वेलफेयर है और दूसरा अलायंस है, लेकिन कोर ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही है कि फिशरमैन के बेटरमेंट के लिए काम करना। तो अमानुल्लाह पराचा साहब को भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। ख्वाजा साहब से तो बातें हो रही थी, अब आप स्टूडियो में आ चुके हैं तो आपसे भी कुछ सवालात होंगे। फिशरमैन के प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं जो ख्वाजा साहब से भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं फिशरमैन के ऊपर कि वो डीप सी में नहीं जा सकते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रॉलर्स हैं उनको हुकूमत की तरफ से पूरी इजाजत है कि वो जहां जिस तरफ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी फिशरमैन हैं वो एक लिमिट तक, एक हद तक जा सकते हैं, उससे आगे उनको जाने की इजाजत नहीं है। इस मसले के ऊपर आपने क्या कुछ अब तक किया है? इसमें कोई कामयाबी मिली आपको या अभी तक इसको अप्रोच कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विश टीवी का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं, और आज डेफिनेटली बहुत बड़ी तादाद जो लाखों में इस प्रोग्राम को देख रही होगी। मैं अपने कायद जनाब मोहतरम ख्वाजा साहब ने जो उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आज आपने उन 20 लाख लोगों को जो जिनके घरों में फाका कशी हो रही है इस वक्त, उनकी आपने बात की, और ये उनके मसाइल के ऊपर आपने, मुझे बड़ी खुशी है और मैं सलाम पेश करता हूं कि 70 से ज्यादा चैनल है पाकिस्तान में, किसी ने भी इस मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी। लिहाजा सबसे पहले विश टीवी ने इसको उठाया है, और मैं फिशरमैन की तरफ से, माहीगीरों की तरफ से जो लाखों की तादाद में, उनकी तरफ से मैं आपको का शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको सलाम भी पेश करता हूं कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू लिया है। आपने ये भी सुन लिया ख्वाजा साहब से कि जिस तरीके से माहीगीरों को रोका गया, बिल्कुल, और रोका जा रहा है, जो $2 अरब तक की जर्रा मुबादला फॉरेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है जिस फिशरी से, जहां $1 अरब कमा रहे थे, और अब $1 अरब से भी इस साल कम होगा, इसलिए $500-700 मिलियन कम हो जाएगा कि नाजायज तरीके से हमारे माहीगीरों को रोक दिया। उन माहीगीरों को रोका, खासतौर से पाकिस्तानी बंगालियों को जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं लेकिन वो वैलिड नहीं रहे किसी वजह से। अगर वैलिड नहीं, उसकी वैलिडिटी वैलिड कराने के लिए नादरा ने उसकी वेरिफिकेशन मांगी है, उसे सस्पेक्ट करार देके उसको रोक लिया। तो रोकने का मतलब ये नहीं है कि मेरा पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो जाता है और जितनी देर तक एक्सपायर रहेगा तो क्या मैं पाकिस्तान नेशनल नहीं रहूंगा? हो ही नहीं सकता। अगर मेरा शनाख्ती कार्ड या मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो मुझे उतनी मोहलत दी जाए कि मैं वैलिडेट कराऊं। मेरा रोजगार तो न छीना जाए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर आप मेरा रोजगार छीन लेते हैं तो ये कौन सी इंसाफ है? ये इतना बड़ा जुल्म कर रही है मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज, और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबे कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं कि भाई आप जुल्म न करें कि लाखों पाकिस्तानी बंगालियों ने और इसके अलावा दूसरे जो माहीगीर हैं वो आज भूख मर रहे हैं कि आपने उनका रोजगार छीन लिया। रोजगार छीनने के अलावा मुस्तकिल तौर पे पूरी जिंदगी टेंशन में गुजर रही है, और आप जो है आपने हमें नादरा के रहमो करम पे छोड़ दिया है, जहां पे वो रिश्वत का बाजार गर्म है, रिश्वत लेकर वो कार्ड बनता है। अगर वो कार्ड में कोई गलती हो तो किसी का बाप भी कार्ड नहीं बनवा सकता, लेकिन चूंकि उसमें गुंजाइश मौजूद है, उन्हें पता है कि सिटीजन एक्ट 1971 यहां पे एप्लीकेबल है, जिसमें बड़ा क्लियर है, मैं लेकर आया हूं एक्ट कि आप किसी, और बाय बर्थ सिटीजन एक्ट भी है पाकिस्तान में, तो जो ये चौथी नस्ल यहां पैदा हुई, पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी 2 नस्लें पैदा हुई यहीं, बड़ी यहीं दफनाई गई, और उनके शनाख्ती कार्ड चीजें मौजूद हैं। जानबूझकर उनके शनाख्ती कार्डों को इसलिए रोका जाता है जब भी रिवैलिडेट कराने जाओ ताकि रिश्वत मिले, रोक तो सकते नहीं। तो इनके अलावा भी बड़े मसाइल हैं। ये तो जुल्म है जो मैं हुकूमत से आपके चैनल के जरिए से अपील करता हूं कि इस चीज को नजरअंदाज न करें। ये बहुत रेवेन्यू के अलावा, रेवेन्यू जहां पे $500-700 मिलियन घट जाएगा, उसके अलावा जो बेरोजगारी है शहर में, जो अफरा तफरी है, पूरे कराची शहर में अमन का मसला हो चुका है इस वक्त। लोग 2.5-3 महीने से फाका कशी से मर रहे हैं। आगे जून जुलाई का सीजन आने वाला है, उसमें तो वैसे ही लांचों को बंद कर दिया जाता है। उसके ऊपर आपने से भी कहा कि ऊपर डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स को, वो कहीं उनको ये नहीं कहा गया कि आप पूरे समंदर में मछली पड़े, उनके लिए एक जोन है
जो उनका इकोनॉमिक जोन कहलाता है, वो कमर्शियल जोन में मछली पकड़ रहे हैं, जहां सिर्फ छोटा ट्रॉलर वाला, छोटे लांच वाला वो वहां आके पकड़ेगा। आप वो डीप सी फिशिंग वाला एक बड़ा जाला फेंकता है, जिसकी वजह से उनका हक मारा जाता है, और उनसे हमारा नुकसान, एक बड़ा नुकसान ये भी है कि वो जो फिश पकड़ते हैं उसकी छोटी सी रॉयल्टी यहाँ के एजेंट को, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको देते हैं, और थोड़ी सी रॉयल्टी पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी सारी मछली वो ले जाते हैं, उसका कोई जरा मतलब पाकिस्तान को नहीं मिलता। जबकि छोटा फिशरमैन, चाहे वो ग्वादर में, चाहे वो पस्ती में, चाहे वो सिंध के अंदर है, उनकी मछली का हक जो है वो मार के ले आता है। तो उनके पास लेटेस्ट मशीनरी है, फिश पॉन्डर लगा हुआ है, इको साउंड लगा हुआ है, हर किस्म के प्रोसेसिंग प्लांट अंदर लगा हुआ है। वो मछली पकड़ते हैं तो ज्यादा तादाद में मछली पकड़ते हैं, उनके अखराजात भी कम है। जबकि हमारा जो एक एक लांच के ऊपर 22-22, 23-23 माहीगीर चढ़ के जाता है एक लॉन्च पे, उसकी बड़ी हार्ड रन कमाई है सर्दी का। उसके अलावा यानी ये तो जब वो बॉर्डर के पास पहुंचता है, इंडियन MSA जो है, मेरीन सिक्योरिटी उनकी एजेंसी, इंडियन बॉर्डर फोर्स जो है, वो हमारे पानी में आके हमारे मच्छरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। क्या कर्ब की जिंदगी गुजर रही होती है, ऊपर से ये आप उन पर जुल्म कर रहे हैं कि उनके कार्ड बंद करते हैं। वो पैसे तो जरा मतलब तो अलावा यहाँ जो बॉर्डर फोर्सेस, इंडियन बॉर्डर फोर्सेस कर रही हैं, महीनों सालों उन पे केस चलता है। और केस क्या चलता है, खाली ये नहीं कि बॉर्डर क्रॉस, उन पे पाकिस्तान के जासूस का इल्जाम लगा के केस चलाया जाता है, और साल वो लोग वहां सजाएं भुगते हैं, मारे खाते हैं, फिर कहीं जाके आपस में जो है वो कोई एग्रीमेंट हो तो उनको कई साल, 5-5, 10-10 साल की सजाओं के बाद ये लोग यहाँ वापस आते हैं। बिल्कुल। अब इसके अलावा भी आपके सामने कई चीजें जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ और ये लोगों के अंदर ये अगर अफरा तफरी रही, आप यकीन जाने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में जो मजीद खराब है, बहुत खराब हो जाएगी। जब लोग भूख मरेंगे क्या होगा, लोग एजिटेशन होगा। हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम हुक्मरानों को मुतनब्बे कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि आप दीवार से मत लगाएं, खासतौर से ऐसे लोगों को दीवार से मत लगाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, अपने खून से पाकिस्तान को उन्होंने, अगर पाकिस्तान का बंगाली ना होता तो पाकिस्तान शायद ना बन पाता, जानबूझ के उसको टेंशन में रखा हुआ। जी सर, आप कंटिन्यू करें, मैं कॉफी बना रहा हूँ क्योंकि माहौल कुछ थोड़ा सा जरा गर्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ बहरहाल बदनसीबी पाकिस्तान की है, बदनसीबी हमारे उन लोगों की है जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। आज अगर ये आवाज अगर हुक्मरान सुन रहे हैं, मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि अगर आपने इस तरफ तवज्जो दी तो यकीन करें पाकिस्तान का ज़र वादला ही बढ़ेगा, लोगों कराची शहर में अमन अमान भी रहेगा, और दूसरी सियासी तंजीमें और दूसरी मजहबी तंजीमें जिनके अस्करी विंग हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास रोज पेट सब कुछ कराता है, पेट चोरी भी कराता है, पेट फाका कशी करेगा तो क्या होगा, बहुत कुछ कर सकता है। अमन अमान के लिए क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनको रोजगार फराहम करे। यहां तक कि दुनिया में जून जुलाई में जब फिशिंग बंद होती है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है, दुनिया भर में माहीगीरों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, उनको सप्लीमेंट स्टिपेंड अमाउंट मिलता है जिसको वो लोग अपने घरों का खर्चा चलाते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां माहीगीर को जुल्म तशद्दुद और पुलिस और नादरा के हवाले कर दिया गया, और यहाँ पे इलियंस एक्ट जो 1873 का ब्रिटिश एक्ट था वो लगाया जाता है यहाँ के लोगों पर, तो जुल्म नहीं है? ये तो सरासर जुल्म है कि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अपने मईशत को तबाह करने पे तुली हुई है। एक फिश इंडस्ट्री जिसके एक्सपोर्ट के जरिए इतना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जो डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूज, गारंटीड $2 बिलियन पराचा साहब कह रहे हैं, लेकिन वो अब कम हो के $1 बिलियन $1 बिलियन तो हो रहा है। अब ये ना भेजने की वजह से $500-700 मिलियन इस साल कम जनरेट होगा। इसके जिम्मेदारों को सजा मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए सजा। और आईडी कार्ड का इशू चलें ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक जो वाकया पेश आया था, प्रोबेबली अफगान और बलूचिस्तान बॉर्डर पे एक कमांडर तालिबान लीडर मारा गया था, जिसके बाद ये रीवेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, इवन उनके आईडी कार्ड भी
री वेरीफाई किए जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो वाकई पाकिस्तानी सिटीजन हैं या नहीं है, और जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले स्पेशली जो बांग्लादेशी हैं, बंगाली भाई हैं, उनके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती हुई है। लेकिन यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए कि ठीक है वो बांग्लादेशी हैं, उनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं, उसको वैलिडेट करने की जरूरत है, री वेरीफाई करने की जरूरत है, बट आप उनको स्पेशल परमिट्स तो इशू कर सकते हैं ताकि वो अपने काम को जारी रखें, आपकी इकोनॉमी को तो नुकसान ना पहुंचे। भजन इसमें बांग्लादेशी नहीं है, ये पाकिस्तानी बंगाली हैं। बांग्लादेशी एक कौम है, एक उनका अलग मुल्क है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के अंदर पंजाबी है, इंडियन पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी है, इंडियन सिंधी है, पंजाबी सिंधी है, इंडियन पठान है, पंजाबी पाकिस्तानी पठान है, इंडिया के अंदर गुजराती है, पाकिस्तान में गुजराती है, इंडिया में भी बंगाली है, बांग्लादेश में भी बंगाली है, पाकिस्तान का भी बंगाली है। हम पाकिस्तानी बंगाली हैं, हम इंडियन बंगाली नहीं है, हम बांग्लादेशी बंगाली नहीं है, हम बाय बर्थ पाकिस्तानी बंगाली हैं। हमारा मौकफ यह है कि हमने जब 1971 की वार हुई तो हमने दो कौमी नजरिए को एक्सेप्ट किया और हमने बांग्लादेश को आज तक माना ही नहीं है। वहां पर हम गद्दार वतन कराते हैं और यहाँ हम तारकीन वतन कराए, तो ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। तो हमें जो है ये हमारा राइट बनता है कि वतन हमारा है, हमसे शरीयत के बार बार मुतालबा न किया जाए। अगर बार बार शरीयत का मुतालबा सिर्फ इसलिए नहीं होता, वो रिश्वत का बाजार गर्म करने के लिए होता है। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट सब बन जाता है, लेकिन पैसे देकर वो इतना बड़ा प्रोसेस करवा के बनवाया जाता है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। और जो रिश्वत की बात कर रहे हैं पराचा साहब, रिश्वत और भी बहुत से तरीकों से स्पेशली फिशरमैन से लिया जाता है। और एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है जो मैं ख्वाजा साहब से पूछूंगा। सर, जहां तक मेरी नॉलेज में ये बात है कि बलूचिस्तान से जो फिशरमैन आते हैं इस तरफ, सिंध के तरफ, उनको इजाजत है कि वो यहाँ के वाटर में एंटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो फिशरमैन हैं इनको उस तरफ जाने की इजाजत क्यों नहीं है? तो कानून के तहत तो वो भी यहाँ के फिशिंग कर सकते हैं, ये भी वहां से जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं जो अपने मफाद के खातिर सिंध से जो वहां पर जाते हैं उनको देते नहीं है, उनसे पैसे भत्ता वसूल करते हैं, फिर इजाजत देते हैं। वहां से भी जो यहाँ आते हैं उनको भी रोकते हैं। अच्छा। और पैसे मगर में ये होनी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए मसावी है और बलूचिस्तान के जो फिशरमैन हैं उनको भी यहाँ आने की इजाजत होनी चाहिए और यहाँ से जो जाते हैं उनको भी, ताकि मछली पकड़ के पाकिस्तान का सरमाया में इजाफा किया जाए। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है और इसमें अगर आप रोकें तो मैं समझता हूं ये हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। हुकूमत की तरफ से कोई स्टेप लिया गया है इस मसले के? हुकूमत से हमने इस सिलसिले में राब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि इस किस्म की जो ज्यादतियां हो रही हैं इसको बंद किया जाए और एक फ्री फॉर ऑल जो फिशरमैन है उनको इजाजत दी जाए कि वो जिस तरह इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर कहीं भी जाए और जाके मछली पकड़ के पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकम करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से यहाँ पर इसमें भी भत्ताखोर लोग इन्वॉल्व बिल्कुल बिल्कुल जो लांचों के जरिए, जहाँ पे फिशरी के अंदर बंदा बैठा हुआ है जी, वो 60,000 पर लांच लेता है, पर्ची देता है। वो पर्ची जिस लांच वाले के पास होती है उसको बलूचिस्तान के अंदर मछली पकड़ने की इजाजत दी जाती है। जिसके पास पर्ची नहीं होती उसको वहां पे उसकी लांच को पकड़ के बंद कर दिया जाता है या उनको मारा पीटा जाता है या उनको लांचों से लांच को उतार के उनको मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अपनी अदालतें और कोर्ट बनाए हुए हैं और लोगों को जो है ओछे हथकंडे बिल्कुल ये उन्होंने अपनी अदालत लगाई हुई है, गैर कानूनी एक्ट कर रहे हैं। बातें और भी हैं, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक।